हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक दिन बीच में स्किप हो गया मेरा। सोमवार को ढूंढ नहीं था समय वीडियो लेक्चर बनाएंगे मेरा। तो आज हम बात करने वाले हैं गायनेकोलॉजी के से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले फाइब्रॉइड यूट्रस की। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हकीकत में याद रखें। पर्टिकुलरली ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो प्रॉपर जो बड़े क्वेश्चन है उसमें आ सकता है, और जो केस प्रेजेंटेशन होती है उसमें पूछा जा सकता है। जो शॉर्ट केस होता है उसमें भी आ सकता है ये क्वेश्चन प्रॉपर। तो इसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। दोनों ही बार पढ़ना पड़ेगा, जब थ्योरी एग्जाम देने पे आ रहे हैं तब भी पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद प्रैक्टिकल तब भी पढ़ना पड़ेगा ये। इसलिए तो हमने जो भी तरीके से जितने मेडिकल ट्यूमर हो सकते हैं, हमारा सर्वाइकल कैंसर हुआ, चाहे हमारा ओवेरियन कैंसर हुआ, चाहे हमारा इस तरीके से जो सर्वाइकल कैंसर हुआ, ओवेरियन कैंसर हुआ, एंडोमेट्रियल कैंसर हुआ, वो सारी की कैंसर की बात हमने कर ली थी गायनेकोलॉजी में। तो एक तरीके से लास्ट कैंसर है जिसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। ये एक तरीके से वैसा ट्यूमर नहीं है, ये हकीकत में मेलिग्नेंट नहीं है, ये बेनाइन ट्यूमर है। इसके लिए ये एकमात्र बेनाइन ट्यूमर कहा जाता है। फाइब्रॉइड बहुत सारा कॉमन है हकीकत में, ज़्यादातर काफ़ी कॉमन मिल जाता है। पर्सनली मैंने 2-4 केस मतलब सर्जरी के टाइम पे एक मैंने फाइब्रॉइड की सर्जरी भी देख रखी है। ये हकीकत में तो मतलब काफ़ी कॉमन है ये चीज़, तो बारे में आपको पता होना चाहिए सही ढंग से। ये इसमें क्या करना है, एक तरीके से मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर है पेल्विक्स का। पूरी पेल्विस से बात करेंगे ना, सबसे मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर होता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, लियोमायोमा भी कहते हैं। ये होता है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में मिलता है मेनली। तो इसलिए कारण क्या होता है कि पीरीमेनोपॉजल मूवमेंट में तो मिलता ही नहीं है, मतलब प्री मेंस्ट्रुअल मूवमेंट में तो मिलता ही नहीं है। और जो पोस्ट मीनोपॉजल हो गया, मीनोपॉज हो गया, उसमें क्या एक तरीके से स्टेट ऑफ हो जाता है, मतलब इस तरीके से निकल जाता है ठीक है। क्योंकि सपोर्टिंग करने के लिए क्या होता है, हमारे ईस्ट्रोजन मेनली और प्रोजेस्टेरोन चाहिए होते हैं, क्योंकि उसके बाद उसका ईस्ट्रोजन का लेवल खत्म हो जाता है ना, कम हो जाता है पोस्ट मीनोपॉजल मूवमेंट में। तो इसके कारण ये एक तरीके से अपसेंट होता है ज़्यादातर ये चीज़ है। तो इसके कारण क्या होता है हकीकत में, और ये चीज़ याद रखना, इसके समय क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है। ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है, एडिनोमायोसिस देखने को मिल सकता है, उसके अलावा एंडोमेट्रोसिस भी देखने को मिल सकता है। ये काफ़ी सारी मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस शब्द पूछे तो सारे तरीके से जो भी मैं आगे चलकर डिपूंगा, एंडोमेट्रियल पॉलिप हुआ, एडिनोमायोसिस हुआ, ये सारे एक तरीके से आपको बता के आने हैं। ये एंडोमेट्रोसिस हुआ, सारे बता के आने हैं। इसमें तरीके से लगभग पैथोलॉजी पे जाए, पैथोलॉजी में बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है तरीके से स्मूथ मसल मास कॉन्सेंट बहुत ज़्यादा स्मूथ मसल आपको इकट्ठी देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तो पहले मायोमेट्रिक हो और स्मूथ मसल को ग्रोथ फैक्टर कराते हैं, वेस्कुलर फैक्टर हुए ये वगैरह, इस तरीके से स्मूथ मसल कंडेंसेशन करा के उसमें बहुत ज़्यादा स्मूथ मसल इकट्ठी करवा देते हैं ये। और वो स्मूथ मसल कैसे होती है, एकदम होल्ड अपीरेंस, मतलब कि इस तरीके से एक लाइन में, फिर दोबारा एक लाइन में, मतलब पूरा एक सर्कल, फिर दो एक सर्कल, फिर एक सर्कल। तो ये होल्ड अपीरेंस इस तरीके से सिग्निफिकेंट होती है, कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग में गिनी जाती है होल्ड अपीरेंस। काफ़ी पैथोलॉजी के टाइम पे तो मैं बस यही आता है मुझे कि तरीके से होल्ड अपीरेंस मिलती है पैथोलॉजिकल एग्जाम में, इतना नहीं पता हमें। और कॉन्सेंट्रेशन में होल्ड मसल मिलती है। और इसके अलावा जो क्या है, इस तरीके से कवर करने के लिए क्या काम होता है, इस तरीके से वेस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जो कि कवर करती है। जैसे कि आप ये लगा लीजिए तो सिंपल से बोलते वेस्कुलर सप्लाई पेरीफेरी में है, तो इसलिए नी बीच के हिस्से में सबसे कम सप्लाई हुई है, तो क्या मिलेगा, सेंटर में स्कार देखने को मिलता है, डीजनरेशन नेक्रोसिस कुछ भी देखने को मिल जाता है ये। और पेरीफेरी क्या होता है, इतनी मोस्ट वेस्कुलर पार्ट होता है इसका ये बात आ गई। इसमें अब आते हैं तरीके से रिस्क फैक्टर में, चलो बेसिक पैथोलॉजी बेसिक जानकारी तो ले लिया हमने, पैथोलॉजी पे आते हैं। पैथोलॉजी पे अब मतलब जो मेन सर्जरी वाला पार्ट और जाने वाला पार्ट हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है, रिस्क फैक्टर प्रोटेक्टिव फैक्टर किसी कैंसर की बात करिए, जब भी हमने ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट कैंसर की बात करते हैं तब भी हम इस तरीके से बात करता हूँ। जैसे एंडोमेट्रोसिस में भी बात करते हैं कि स्मोकिंग प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है, उसमें स्मोकिंग प्रोटेक्टिव फैक्टर है। उसके अलावा एक्सरसाइज एक तरीके से क्या था, एक तरीके से प्रोटेक्टिव फैक्टर को ओबेसिटी आपसे ज़्यादा नहीं, रिस्क फैक्टर ज़्यादा ही इसके संग इस तरीके से बढ़ता जाएगा रिस्क फैक्टर इसका। हाँ, उसके अलावा अर्ली मिनार की लेट मोनोपॉज याद रख सकते हैं, नलीपैरिटी हुई, ओबेसिटी हुई, हमारी फैमिली हिस्ट्री मान लीजिए। अर्ली मिनार के लेट मोनोपॉज होता है। एथनिसिटी में भी याद रखना, अफ्रीकन में ज़्यादा देखने को मिलता है ये। इसमें कि प्रोटेक्टिव फैक्टर क्या हुआ, नलीपैरिटी, मल्टीपैरिटी, ओबेसिटी का डोमिनेंट एक्सरसाइज, इस तरीके से ये चीज़ इस तरीके से रिस्क फैक्टर प्रोटेक्टिव फैक्टर रहते हैं ये। इसमें एक तरीके से याद रखना कहाँ से मोस्ट कॉमन कौन सा टाइप का रहता है। टाइप्स ऑफ बात करें इतने, तो टाइप्स के लिए जो कहा जाता है फिगो क्लासिफिकेशन कहा जाता है। इसमें तरीके से हम स्टेजिंग की बात नहीं कर रहे, बस टाइप की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई अपर नीचे जाने वाला तो है नहीं, वो तो ओरिजिन के नाम वहीं पर इस तरीके से रहता है। तो इसमें क्या सबसे पहले एक तरीके से याद है कि जो सबसे ज़्यादा बाहर रख रहा है उसकी ग्रेडिंग सबसे कम होगी,
मतलब एक तरीके से हिस्ट्रोस्कोपी करेंगे तरीके से तो सबसे कम दिख रहा है, और यूट्रस के तरीके से बाउंड्री तोड़ के बाहर जा रहा है वो, उसकी गेन सबसे ज़्यादा होगी। हाँ, तो तरीके से ग्रेड 0 के पेडेंटी होगा, इंट्रा कैविटरी होता है, मतलब पेडेंटिकुलेटर और कैविटी में दिख रहा है ये पेडेंटिकुलेटर इंट्रा कैविटी फाइब्रॉइड। ये उसके अलावा क्या होता है, उसके अंदर आ जाता है तो क्या आता है हमारा सब म्यूकोसा, जिसमें म्यूकोसा इस तरीके से मतलब दिख तो रहा है, मतलब पूरा नहीं दिख रहा है आपको, बस खाली ये लगे ऐसे पॉलिप्स में, और उसमें आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वो। ये इस तरीके से क्या होता है सब म्यूकोसल, मतलब मैं मोस्ट कॉमन टाइप बता दूँ पहले तो इंट्राम्यूकोस इंट्रा म्यूरल, उसके बाद सब म्यूकोसल और सब सीरोसल सब तो होता है। तो याद रखना, उसमें सब म्यूकोसल आ गया, जैसे पेडंकुलर और सब म्यूकोसल में, सब म्यूकोसल में भी डबल ग्रेड होती है कि यदि वो 50% तक हम इंट्रामुलर यानी कि ज़्यादातर हिस्सा बाहर है, उसका कैविटी में दिख रहा है, तो वही अंदर ग्रेड 2 ग्रेड 1 आ जाएगी। और यदि उसको ग्रेड 2 का मतलब क्या है कि में वो उसमें बाहर दिख तो रहा है लेकिन मैक्सिमम हिस्सा 50% ज़्यादा उसका मायोमेट्रियम के अंदर ही है। ये इसमें क्या होता है ग्रेड 3 में तरीके से प्रॉपर एक तरीके से इंट्राम्यूरल है, लेकिन वो क्या है कि वो अंदर तो चला गया है हेयर में एक तरीके से, लेकिन वो इंट्राम्यूरल भी मैक्सिमम है, लेकिन वो एंडोमेट्रियम में के अंदर है, वो पूरा तरीके से मायोमेट्रियम के अंदर नहीं गया है, वो एक तरीके से कैविटी में तो नहीं दिख रहा, लेकिन वो एंडोमेट्रियम में ज़रूर है ये चीज़। और इसमें क्या है फोर्थ में एक तरीके से पूरी तरीके से वो इंट्राम्यूरल है, ये ग्रेड 3 हुई। इंट्राम्यूरल के बाद पीछे की साइड कहाँ से जाएगा, सब सीरोसल हो जाएगा। तो सब सीरोसल में क्या हो गया, इधर से पहले काट के वो 50% ज़्यादा इंट्राम्यूरल है, यही बात है, फिर 50% से कम इंट्राम्यूरल है, 5 और 6 ग्रेडिंग ऐसे आ गई। फिर साथ में ग्रेडिंग में सब सीरोसल हो जाएगा, पेडंकुलेटेड हो जाएगा, ये इसमें चाहिए ये चीज़। और लास्ट में हाइब्रिड याद रखना, 2 से टाइप 2 से लेकर 5 तक को हम हाइब्रिड कहते हैं। ये चीज़ आ गई। एक आता है हमारा ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड, ऐसे अदर टाइप होता है ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड। ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड में तरीके से तो ट्रू होता है, फॉल्स होता है। ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड में याद रखना, यदि मैंने ट्रू लिगामेंट होगा तो एक तरीके से ब्रॉड लिगामेंट से यूनिट होगा, और जो फाइब्रॉइड है तो वो तरीके से मास तो ये प्रेशर तो डालता ही है ना, वो तो प्रेशर डालेगा तो यूट्राइन आर्टरी हुआ या यूरेटर हुआ वो अंदर की तरफ खिसकेंगे कि बाहर की तरफ खिसकेंगे, अंदर की तरफ खिसकेंगे, तो इसलिए वो क्या मीडियल दिखते हैं ज़्यादातर। ठीक है, यदि इस तरीके फॉल्स है, फॉल्स का मतलब है कि वो बस नाम के कार्य बाहर लग रहा है हमको उसमें है, लेकिन वो हकीकत में यूट्रन का जो सबसे रोसल वाला था ना टाइप उसी से ओरिजिनेट हुआ है और बाहर निकल गया था। यूट्रस से ओरिजिनेट हुआ है तो यूट्रन आर्टरी वगैरह लेटरल है तो और लेटर कह सकते जाएंगे, तो वो लेटरल मिलते हैं ज़्यादातर। तो ये तरीके से डिफ्रेंशिएशन होता है। अब आते हैं तरीके से क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। मतलब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो होती है मोस्ट कॉमनली इसकी एसिम्प्टोमेटिक रहती है। ज़्यादा यदि कंप्लेन लेके भी आएगा तो वो लेके आएगा हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के नाम पे। ये और क्या क्या कंप्लेन लेके हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्यों लेके आते हैं, क्योंकि हकीकत में जैसे मैंने जैसे मायोमेट्रियम प्रॉपर मास आ गया तो अब ये हकीकत में कॉन्ट्रैक्शन तो कर नहीं रहा उसके संग संग, हकीकत में तो सिंपल सी बात है उसका एनलार्जमेंट हुआ लेकिन कॉन्ट्रैक्शन तो हुआ नहीं उसके संग। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो अब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता तो बताइए आपको, जब भी यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता तो एटोनिसिटी आती है और मैं ब्लीडिंग देखने को मिलती है अच्छी खासी। तो ये इस तरीके से अच्छी खासी ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। उसके अलावा आपने एंडोमेट्रियम का सर्फेस एरिया ही बढ़ गया, उसके कारण भी इस तरीके से ब्लीडिंग करने के लिए ज़्यादा स्पेस है, इसलिए ज़्यादा ब्लीडिंग देखने को मिल रही है। इसमें याद है सर्विलेंस सब इवैल्यूएशन एक तरीके प्रोटेक्टिव फैक्टर में आ जाता है। जैसे क्योंकि पर्टिकुलर जैसे मल्टीपैरिटी तरीके प्रोटेक्टिव फैक्टर में क्यों कहा जाता है, तो चलो ठीक है क्या बात करें उसके बारे में। मल्टीपैरिटी प्रोटेक्टिव फैक्टर फटाफट बता दूँ। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पर्टिकुलर जब यूट्राइन एवोल्यूशन होगा सब एवोल्यूशन में एक तरफ ब्लड सप्लाई जाती है, तो ब्लड सप्लाई जाने में थायराइड की ब्लड सप्लाई चली जाएगी। तो ये तरीके से जो होता है ये ब्लड डिपेंडेंट होता है काफ़ी ज़्यादा। यदि ब्लड सप्लाई थोड़ी बहुत भी चली है तो उसका एक हेल्थ में अच्छी खासी तेज़ी स्पीड से साइज घटता जाता है ये। और क्या सिम्टम मिलते थे हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के अलावा एक मास आपको उससे देखने को मिले बाहर से निकलता हुआ, जो ज़्यादातर आपका जो सर्वाइकल उसके आसपास वाले होते हैं उसमें तरीके से, उसमें बहुत सब सीरोसल टाइप का जो हो सकता सब म्यूकोसल टाइप का हो सकता है उसमें ही देखने को मिलता है। इसमें तरीके से प्रॉपर मास है एक तरीके से बाहर आ रहा है सर्विस में, जिसमें एक तरीके से सिम्टम क्या देखने को मिलेगा सर्वाइकल कैंसर टाइप का पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग एक तरीके से सिम्टम आपको देखने को मिल सकता है ये। और क्या देखने को मिल सकता है आपको एक तरीके से लंप महसूस हो सकता है। ये किसमें देखने को मिलेगा एब्डोमिनल लंप, जैसे एब्डोमेन में कोई कैंसर टाइप का हो गया, ये किसमें मिलेगा सब सीरोसल टाइप में एक तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, ये सब सीरोसल फाइब्रॉइड हो रखा हो बहुत ज़्यादा। एक जो मोस्ट कॉमन इसमें सिम्टम देखने को मिलता है वो प्रेशर सिम्टम देखने को मिलते हैं कि तरीके से बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया फाइब्रॉइड,
जिसके कारण इतनी इरेगुलर ब्लीडिंग वगैरह वो तो मिल रही है, लेकिन उसने इतनी आसपास की स्ट्रक्चर पर प्रेशर डाल दिया जिससे आसपास की स्ट्रक्चर वाले जो हैं यही सिम्टम देखने को मिलते हैं। ये इसमें तरीके से क्या क्या देखने को मिलता है, सर्वाइकल फाइब्रॉइड देखने को मिल सकता है ये। उसके अलावा क्या देखें, मैं सीधे सीधे याद रखें यूरिन और उससे तो यूरिन रिटेंशन देखने को मिल सकता है, यदि इस तरीके से उसको किसको कंप्रेस कर रहा है यूरिन रिटेंशन, यदि वो जो है यूरेटर को कंप्रेस कर रहा है, यदि इस तरीके से बाउल को कंप्रेस कर रहा है तो बाउल सिम्टम देखने को मिलेगा, तो कॉन्स्टिपेशन इस तरीके से देखने को मिलेगा। उसके अलावा उसने यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन का, ये यूरेटर नहीं कर रहा, यूरिनरी ब्लैडर तो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन कर रहा, तो तेजी से इस तरीके से यूरिनेशन होगा, तो इस तरीके से फ्रिक्वेंसी बढ़ सकती है इस तरीके से यूरिनेशन की। ये सारे तरीके से देखने को मिलते हैं। ये इसमें ये तरीके साइज पे डिपेंड करता है, लोकेशन पे डिपेंड करता है, अलग अलग जगह पे इस तरीके से कहीं पे भी हो सकते हैं। ये तरीके से इसमें इनफर्टिलिटी किस कारण आ सकती है ये पता होना चाहिए, ये किस कारण हो सकता है। तो इस तरीके से पाथवे कोई ब्लॉक रहा है, ये तरीके से ये पर्टिकुलर याद रखना, कोई भी हार्मोन सिक्रेट नहीं करता, कुछ भी कहीं जाके अंधाधुन फायरिंग नहीं करता कि वहाँ पे पहुँच गया वहाँ पहुँच गया। ज़्यादातर सिम्टम इसके आसपास वाले ही मिलते हैं, बस मास इंक्रीज होने हमारी समस्या है। तो ये इसमें इधर क्या मिलता है, इनफर्टिलिटी का क्या कारण हो सकता है कि सीमेन पहुँच ही नहीं पा रहा उस तक। हाँ, तो इस तरीके से उसने ब्लॉकेज कर दिया रास्ता नीचे से साइड से, या फिर क्या हुआ है में जो मानी तरह यूट्रस बीच में ही है, लेकिन सिंपल सी बात है वहाँ पे इम्प्लांटेशन तो हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि मास्क तो घेर ही रखा है उसने, ये चाहिए इसलिए उसने जगह घेर रखी है, तो इस तरीके से उसने इम्प्लांटेशन में इंटरफेयर कर रहा है। उसके अलावा क्या उसने मार गया फेलोपियन ट्यूब के आसपास हुआ एरिया, तो इस तरीके से उसने क्या कहते हैं कॉर्नल ब्लॉक कर दी, तो अब सिंपल सी बात है वो सर्विस के अंदर से पहुँच गया। लेकिन क्या कि वो इस तरीके से जो है मान के चले, अब जैसे स्पर्म निकल भी गया मान के चले, लेकिन जो एग या वो फर्टिलाइजेशन होके आएगा उसको लगा तो जगह चाहिए ना, उसने कॉर्नियल ब्लॉक ही कर दिया उसने, ये कारण हो सकता है। हाँ, उसके अलावा क्या कहते हैं हकीकत में सबसीरोसल फाइब्रॉइड होते हैं, उस तरीके से ट्यूब को एलोंगेशन कर दिया, बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया ट्यूब को उसने, इस तरीके से कुछ भी ऐसे हिसाब लगा सकते हैं हकीकत में, ये चीज़ है। अब आते हैं इस तरीके से पेन किस किस कारण होता है। पेन का जो कारण हो सकता है वो हो सकता है हकीकत में जो ज़्यादा जो एक्सपल्सन होते हैं ना डीजनरेशन, उसके कारण जुड़ा रहता है, जैसे रेड डीजनरेशन इस तरीके से काफ़ी जुड़ा रहता है पेन के संग। उसके अलावा क्या कहते हैं हकीकत में जैसे टॉर्सन हुआ कि हमारा इस तरीके से पेडंकुलेटेड जो कैविट पेडंकुलेटेड वाले में हो सकता है संभव, और जिसमें संभव नहीं है तो अपनी जो दूरी होती है नीचे वाले है उस पर घूम गया, तो जिसके कारण ये होता है टॉर्सन हो गया। उसके अलावा क्या था सबसिरोसल जो होता है फाइबर उसमें एक तरीके से क्या हो गया इस्टीमिया हो गया और नेक्रोसिस हो गया। तो इस्टीमिया नेक्रोसिस के कारण चक्कर क्या है जो एस्पेल्ट आउट होते हैं, जैसे कम्युनिकोस फाइबर एस्पेल्ट आउट होकर नीचे गिरी है उसके कारण है, या फिर इस तरीके से सबसिरोसल या फिर इस्टीमिया नेक्रोसिस हो गया इस तरीके से। तब इस तरीके से ज़्यादातर किस में देखने को मिलेगा पेडंकुलेटेड में देखने को मिला, ये ध्यान रहे चाहे सबसिरोसल हो वो, और इसमें भी किस में देखने को मिलेगा जिसमें डीजनरेशन हो रखा हो, तो ये चीज़ याद रखना ही करना है। तो थोड़ा बहुत बात करते हैं हम डीजनरेशन की, तो डीजनरेशन में कौन सा एक तरीके से डीजनरेशन देखने को मिलता है मोस्ट कॉमन, तो हाइलैंड डीजनरेशन मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। उसके अलावा और कौन से सिस्टिक डीजनरेशन मिलता है, कल्सरेसिस डीजनरेशन मिलता है। सिस्टिक डीजनरेशन में सिस्ट वाली कैविटी मिलेगी में फील्ड कैविटी, कल्सरेशन में एक तरीके से क्या होगा कैल्शियम डिपोजिशन देखने को मिलेगा। रेड डीजनरेशन में क्या थ्रोम्बोसिस इस तरीके से ब्लड इनटू मायोमा इस तरीके से ब्लड बहुत ज़्यादा ब्लड एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा। हाइलैंड डीजनरेशन में किसी में स्मूथ होगा कुछ नहीं देखने को नहीं मिलेगा, ज़्यादातर हाइलैंड डीजनरेशन ही होता है हमारे ये। अब इसमें यह चीज़ ध्यान रखना हकीकत में, चलो अब इन्वेस्टिगेशन पे आते हैं। इन्वेस्टिगेशन पे क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो पहली बात तो यूट्रस तरीका बनेगा इनलार्ज देखने को मिलेगा, उसमें याद रखना फर्म और नॉन टेंडर जरूर याद रखना, कोई इसी बार हम एडिनोमाइसिस बात करेंगे उसमें टेंडर मिलता है, इसमें याद रखना इसमें मतलब पेन जरूर आता है लेकिन वो यूट्रस आपको नॉन टेंडर देखने को मिलेगा। ये पेन इतना ज़्यादा कॉमन प्रेजेंटेशन नहीं रहती इसकी, ज़्यादातर हम नीचे पेडंकुलेटेड में मिल रही है, उसमें पेडंकुलेटेड में भी डीजनरेशन में तब ज़्यादा चांसेस नहीं मिलने की ये चीज़ है। तो इसलिए क्या आएगा आपको पेडंग नॉन टेंडर मिलेगा और ज़्यादातर इरेगुलर मिलेगा ये हकीकत में, हाँ इरेगुलर मिलता है। और उसके अलावा क्या कहते हैं पी एग्जामिनेशन में क्या देख लेंगे इस तरीके से पेल्विस में ओरिजिनेट आपको देखने को मिला, ये नहीं कि एब्डोमेन में देखने को मिला ओरिजिनेट, अब ओरिजिन बन जाए पेल्विस का। और ये आप पैर वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें क्या करेंगे सर्विस पे कुछ भी मूवमेंट करेंगे तो वो ट्रांसमिट हो जाएगी कि एक तरीके से वो मास को ट्रांसमिट करेगी, यानी कि वो ये बताते हैं कि ये मास है वो यूट्रस से ही रिलेटेड और उल्टी सीधी चीज़ों से रिलेटेड नहीं है और आसपास से। हाँ, उसके अलावा एडोनेक्सल मास में याद रखना एक तरीके से जो भी इससे क्या पता लग सकती है कि एडोनेक्सल मास नहीं है। एडोनेक्सल मास के लेक्चर में टाइम लगे पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं पढ़ाई नहीं चैप्टर पर। एडोनेक्सल मास जो होता है
उसमें ट्रांसमिटेड नहीं होता है, जिसमें क्योंकि एडेनोसिल मास जो होता है वो इस तरीके से वो यूट्रस से सेपरेटेड होता है। तो इस तरीके से इसमें क्या है कि वो सेपरेटेड नहीं है, तो इस तरीके से वो फील एक संग हुआ यूट्रस और वो मास इस तरीके से फील हो। हालांकि नहीं एग्जामिनेशन फाइंडिंग को बस खाली यदि बड़ा केस है तब याद रखना, वैसे तो कुछ पूछना नहीं है उसके लिए। अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन पे। इन्वेस्टिगेशन चॉइस कही जाती है उसका अल्ट्रासाउंड, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं। ये इस तरीके से अल्ट्रासाउंड जब भी करते हैं तो उसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, वेल डिफाइंड हाइपोइकोइक मास देखने को। हाइपोइकोइक मास क्या होता है हकीकत में, इस तरीके से हाइपोइकोइक मास देखने को मिलेगा, ठीक ज़्यादा हाँ हकीकत में। और हकीकत में क्या देखने को मिलेगा, पहली सर वेस्कुलरिटी भी आप अप्रिशिएट कर पाएंगे ये चीज़। उसके अलावा क्या देगा, सेलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी करते हैं। सेलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी करने पे क्या देखने को मिलेगा आपको, वो मतलब विजुअलाइजेशन कर सकते हैं इस तरीके से बेटर। एक तरीके से खासकर इंट्राकैविटी फाइब्रॉइड है उसमें ज़्यादा फायदेमंद रहता है ये सेलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी करना, ये सब मेरे को। उसके अलावा क्या है, इन्वेस्टिगेशन चॉइस का जान दिया। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या कही जाती है, वो कही जाती है हमारी इस तरीके से स्टेरोस्कोपी। स्टेरोस्कोपी में स्कोप डाल के तरीके जांच करते हैं तो वाइटिश मास देखने को मिलेगा। ये इंट्राकैविटी फाइब्रोइड ट्रांसपोर्टेड वगैरह इनमें तो कुछ दिखेगा नहीं ना, ये चीज़। एमआरआई इस तरीके से कर सकते हैं। एमआरआई में तो सबसे चीज़ याद रखनी है कि इस तरीके से जो मास है इस तरीके से एडिनोमा और जो हकीकत में होता है हमारा थायराइड, उसको अंदर करने के लिए करता है। उसमें बहुत ज़्यादा समानता होती है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना होता है, तो उसमें जो होती है इस तरीके से इसकी जो थिकनेस होती है वो नापा जाती है। पहली बात तो ये पता लगता है कि जो एडिनोमा होते हैं वो सिमेट्रिकल होता है, पूरी तरीके से दिख रहे हैं, उसमें एक जगह एरिया में नहीं मिलेगा स्पेसिफिक, लेकिन उसका एक जो टॉयप जो होता है वो फोकल भी मिल सकता है। लेकिन उसमें तरीके से तो ये हिस्टोपैथोलॉजी होल्ड अप नहीं है, पेरिफेरल वेस्कुलरिटी ऐसा सिस्टम नहीं है। लेकिन जो इसमें एक याद रख सकते हैं कि यदि वो उसकी थिकनेस है वो 12 मिलीमीटर से ज़्यादा है, तो थिकनेस यदि 12 मिलीमीटर से ज़्यादा आ गई तो वो जाएगा प्रॉपर एडिनोमा। यदि 8 मिलीमीटर से कम में आ गई तो वो पूरी तरह से रूल आउट कर देता है। मतलब अब 12 मिलीमीटर के ऊपर यदि पूरी तरह कंफर्म करता है, 8 मिलीमीटर के नीचे जैसे थिकनेस 8 मिलीमीटर से नीचे आ रही है और इरेगुलर है, मतलब इस तरीके से एक फिक्स एरिया में ही है, पूरे यूट्रस में नहीं है, तो इस तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग सस्पेंशन देती है हमारा जो कहते हैं क्या कहते हैं इस तरीके से फाइब्रॉइड का। और इसका जो उपयोग होता है मुझे होता है स्टेजिंग वगैरह करने के लिए यूज़ होता है, तो इस तरीके से आपको नंबर पता लगेंगे इस तरीके से। हालांकि इसमें स्टेज का कोई तो रोल नहीं है मैलिग्नेंसी में, लेकिन नंबर, साइज और इस तरीके से पोजीशन पता करने के लिए करते हैं इसको। ट्रीटमेंट के नाम पे क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट के नाम पे हमारे 3 चीज़ें आती है। तो 3 चीज़ें क्या होती है, तो हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ, एक होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट और एक होता है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, हमारा कंट्रोल करना ब्लीडिंग को, उसके अलावा फाइब्रॉइड के साइज को डिक्रीज करना, ये तरीके से मेन हमारा फोकस रहता है। और पेन को भी इस तरीके से इसी से में ही आ जाता है, पेन को भी हैंडल करना ये। अरे पेन उतना सिम्टम नहीं है सीवियर, तो इसलिए उसको करते नहीं अकाउंट में ये। इसलिए इसमें क्या क्या यूज़ करते थे, जो ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं हम, ट्रैक्सेनेमिक एसिड यूज़ करते हैं। उसके अलावा मेफिनेमिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, ये पेन है उसको भी करना है। उसके अलावा मेरिना या LNG IUD भी यूज कर लेते हैं। उसके अलावा ड्रग्स कौन सी होती है हेयर में, तो इसमें इस तरीके एंटी प्रोजेस्टेरोन इस तरीके से ड्रग है वो यूज़ करते हैं। मिफेप्रिस्टोन हेयर में ताकि ग्रोथ कम हो उसकी, यूलिपिस्टोलाइजर, सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन, कलेक्टिव पोजिशन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, तो मिफेप्रिस्टोन एंटी प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन मॉडिफाइड करती है साइज को। इसलिए क्या है कि रिसेप्टर मॉडिफाइड है, ये क्या है कि में साइज को डिक्रीज करते हैं। उसके अलावा ये ब्लीडिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये एरोमेटिक इनहिबिटर यूज करते थे, मतलब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन घटाना है हमको। GnRH एनालॉजी भी यूज किए जा सकते हैं इसमें ये। और ये चीज़ याद रखना, GnRH एनालॉग में याद रखना सबसे पर्टिकुलर जो वो सबसे ज़्यादा बढ़िया जो माना जाता है पर्टिकुलर वो में यूलिपिस्टोल एसीटेट माना जाता है। इनमें सारे ड्रग्स में बढ़िया ज़्यादा, क्योंकि ये तरीके से ये इसमें प्रो एपोप्टोपिक होती है, प्रोटेटी यानी कि तरीके से तो डिस्ट्रॉय करती है, और एंटी प्रोलिफरेटिव इफेक्ट दोनों होते हैं इसके। मतलब तो इसको एक तो ग्रोथ रोकेगी और ऊपर से इसको डिस्ट्रॉय भी करेगी, जिससे सबसे बढ़िया ये तरीके से माना जाता है। GnRH एनालॉग जो होते हैं और GnRH एंटागोनिस्ट वगैरह होते हैं उसका उपयोग यही किया जाता है। वो इस तरीके से ऑप्शन जरूर रहते हैं, लेकिन आप उसमें इस तरीके से
उपयोग नहीं करा जाता, क्यों? कई तरीके से वो ओवेरियन सस्पेंशन कर सकते हैं ये, और एमेनोरिया इंड्यूस कर सकते हैं 2/3 केस में ये। और हकीकत में आपने उसको ड्रग को छोड़ दिया तो हकीकत में उसका साइज जो होता है फिर दोबारा आ जाता है ट्रीटमेंट लेवल पर, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो GnRH एनालॉग नहीं करते। आपको याद रखना है, इसमें मेन आपको यूलिपिस्टल एसिड और मिफेप्रिस्टोन ही याद रखना है। एरोमेटिक इनहिबिटर भी दे सकते हैं आपको ये। क्लिनिकल मैनेजमेंट के लिए कोई प्रोफाइल जरूर याद रखनी है। यदि इस तरीके से आदमी एसिम्प्टोमेटिक है तो आप एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट ही करते हैं। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट में बताऊंगा हकीकत में आगे चल क्या होता है। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट का मतलब है कि खाली वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर दी। यदि सिम्टोमेटिक है तो आप सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं ये। इसमें याद कीजिए एबनॉर्मल यूरिन बीटिंग हो रही है पर्टिकुलरली जो एबनॉर्मल यूरिन मेरी, तो उसमें पहली बार हमने मेडिकल ट्रीटमेंट ट्राई किया, लेकिन यदि उसमें कोई भी रिलीफ नहीं आ रहा है तो सर्जरी पे जाएंगे। तो इनफर्टिलिटी आ रही है तो हम नहीं जाएंगे इस तरीके से, सीधे हम सर्जरी पे जाएंगे मायोमेट्री में। और यदि आपको प्रेशर सिम्टम देखने को मिल रहा है, प्रेशर सिम्टम जो होता है सीवियर वाले, वो सर्जरी पे तब हम जा सकते हैं। तो इस तरीके से सर्जरी का मतलब है हिस्टेक्टमी, इस तरीके से इसमें ये ला रही है। तो इसमें याद रखें कि क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, मायोमेट्री से और हिस्टेक्टमी करते हैं। जो मायोमेट्री करते हैं तो उसमें क्या है, इसमें जो पेशेंट में फ्यूचर फर्टिलिटी होने की संभावना रहती है, और उसके अलावा यूट्रस भी रिटेन रहता है। मान लीजिए पेशेंट की इनफर्टिलिटी संभावना नहीं है लेकिन यूट्रस रिटेन करना चाहिए तो हम मायोमेट्री प्रेफर कराएंगे। और इस तरीके से हिस्टेक्टमी के मतलब इस तरीके से उसकी 40 साल से ज़्यादा उम्र है, फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और यूट्रस भी इस तरीके से कोई ज़रूरत नहीं है उसकी ये। इस तरीके से इसमें ये तरीके याद रखना पर्टिकुलर, ठीक है चलो कोई बात नहीं है। अच्छा मायोमेक्टमी में भी कौन कौन सी टाइप आता है। मायोमेक्टमी में एक होता है हमारा एब्डोमिनल मायोमेक्टमी। इसमें इस तरीके से क्या होता है, एब्डोमेन से जाते हैं और मायोमा का इन्यूक्लिएशन कर देते हैं ये। तो मायोमा इन्यूक्लिएशन एक तरीके से पढ़े तो स्कूपिंग आउट ऑफ मायोमा ये चीज़ है। ये किस में कर सकते हैं, यदि 35 ईयर्स ओल्ड है मल्टीपेरस है तो उसके लिए 6 सेंटीमीटर होना चाहिए इंट्राम्यूरल फाइबर, और यदि 40 ईयर्स ओल्ड है तो लार्ज सबसीरोसल फाइबर है। सबसीरोसल इंट्राम्यूरल के लिए कर सकते हैं, इंट्रा कैविटी वाले के तो नहीं करेंगे। उसके अलावा आता है लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी। लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी से क्या कहते हैं कि लेप्रोस्कोपी हो रही है तो इसमें बिल्कुल मिनिमम इंसिजन देके प्रॉपर इस तरीके से बेस्ट रिकवरी होगी। इसमें इस तरीके से हॉस्पिटल स्टे कम होगा, ये मिनिमल इन्वेजिव होगी। इसमें क्या करते हैं इस तरीके से जो पर्टिकुलरली जो प्रोसीजर किया जाता है वो मॉर्सेलेशन किया जाता है। मॉर्सेलेशन में क्या करते हैं इस तरीके से जो है ब्रेकिंग डाउन कर देते हैं फाइब्रोटिक सेगमेंट का मॉर्सिलेटर के द्वारा, और उसको इस तरीके से रिमूव कर लिया जाता है ये। उसके अलावा क्या कहते हैं इस तरीके से हिस्टेरोस्कोपी मायोमेक्टमी कही जाती है। हिस्टेरोस्कोपी मायोमेक्टमी याद रखना 2 ही जगह करी जा सकती है, फीगो की 0 वाली स्टेज है या टाइप 1 स्टेज है, 2 ही जगह की जाती है। हिस्टेरोस्कोपी मायोमेक्टमी या हिस्टेरोस्कोपी के बारे में मैं सेपरेट बताऊंगा ढंग से, हकीकत में अभी नहीं बताना चाहूँगा, ठीक है। तो इसमें मायोमेट्री में जरूर याद रखना क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा खतरा रहता है इसमें ब्लीडिंग का, तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो क्या क्या करते हैं ब्लीडिंग के लिए, तो एनीमिया जो है उसका इतनी देखना पड़ेगा, एनीमिया है यदि नहीं है तो उसका करेक्शन करना पड़ेगा। कोई एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया तो नहीं है, उसके अलावा कोई अदर कॉज तो नहीं है इनफर्टिलिटी का, तो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी ये। उसके अलावा क्या करते हैं हकीकत में ये चीज़ करते हैं, यदि मतलब यदि आप मायोमेट्री कर रहे हैं उस टाइम क्या क्या करते हैं ये बात है। जितने हमने एनीमिया करेक्शन तो कर लिया, उसके अलावा क्या करते हैं हम इस तरीके से GnRH एनालॉग देते हैं पीरी ऑपरेटिवली। उसके अलावा क्या कहते हैं हाइपोटेंसिव एनेस्थीसिया देते हैं, मतलब कि कंट्रोल्ड हाइपोटेंसिव एनेस्थीसिया दिया जाता है। उसके अलावा वैसोप्रेसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं हकीकत में। और ये लगा लेना ट्रैक्सेमिक एसिड इस तरीके से यूज़ किया जा सकता है जिसमें ब्लीडिंग कंट्रोल के लिए कहा जाता है, अपने आप ही है। उसके अलावा यूट्राइन एम्बोलाइजेशन किया जा सकता है, लेकिन वो उसी में ही करेंगे यदि क्या कहते हैं हकीकत में वो प्रेगनेंसी के लिए वांटेड नहीं है, तभी हम इस तरीके से कर सकते हैं। उसके अलावा टॉर्निकेट और क्लैम्प होते हैं, वो हकीकत में अप्लाई किया जाता है, तो क्लैम्प यूज़ किए जाते हैं। क्लैम्प में भी सबसे मोस्ट कॉमन जो प्रयाप आता है इंस्ट्रूमेंट के नाम पे याद रहता है
वो आता है बोनिस मायोटोमी क्लैप। तो बोनिस मायोटोमी क्लैप जो होता है हकीकत में किस प्रकार अप्लाई किया जाता है, जिसमें आपके सर्जिकल फील्ड में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो, तो इसमें क्या कहता है इस्तेमस पे इसको अप्लाई किया जाता है, जिसके कारण हकीकत में इसमें याद रखना कोई राउंड लिगामेंट को इसके अंदर रखना होगा। क्यों? क्योंकि हकीकत मान के चलो आपने सीधे कम आर्टरी पर अप्लाई कर दिया तो हो सकता है कि ज़्यादा टाइट हो जाए और आपकी आर्टरी से ब्लीडिंग रुक नहीं जाएगी, उल्टी आर्टरी रफ्तार हो जाए, तो इसलिए इस तरीके से ब्रॉड लिगामेंट को अंदर रखा जाता है। उसके अलावा क्या कहते हैं मायोमा स्क्रू, इस तरीके से खेल में याद रखना इंस्ट्रूमेंट है, आप तक कुछ याद सकते हैं। एक मायोमा स्क्रू होता है जो होल्ड करने के लिए काम आता है, मायोमा को हकीकत में ये फाइब्रॉइड को होल्ड करने के लिए काम आता है। एक होती है हमारे यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। तो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन में क्या होता है, इधर एकदम फेलोपियन ट्यूब से जाते हैं, मतलब जो फेलोपियन ट्यूब फीमोरल आर्टरी से जाते हैं, इतनी वहाँ तक पहुँचते हैं यूट्राइन आर्टरी तक। हाँ, और वहाँ पे क्या इस तरीके से क्या करते हैं हकीकत में हम उसका एम्बोलाइजेशन कर देते हैं, जो भी कहते हैं कोई भी इंट्रोड्यूस करते हैं, जेलेटिनस हुआ या पॉलीविनाइल प्रेसिपिटेट इंट्रोड्यूस करके एम्बोलाइजेशन कर देते हैं। तो एम्बोलाइजेशन करने से क्या होगा, हमारा स्ट्रीमिंग नेक्रोसिस हो जाएगा फाइब्रॉइड का और वो निकल जाएगा। ये तरीके से ये जो हमारा थर्ड स्टेज ऑफ मैनेजमेंट में पहुँच गया, तो ये यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन कर सकते हैं। ये तरीके से फ़ायदेमंद किन की कार्य मेन तो एक तरीके से, क्योंकि फर्टिलिटी भी नहीं चाहिए लेकिन यूट्रस नहीं निकलवाना उसको, ये तो इस तरीके उनके कार्य सबसे बढ़िया होता है। या फिर इस तरीके से वो सर्जिकली इनफिट है, वो सर्जरी चाहते हैं लेकिन वो फिट नहीं है सर्जरी के, तो उसकी कार्य ये प्रोसीजर बढ़िया है। ये सर्जरी चाहते ही नहीं है, मतलब फर्टिलिटी भी नहीं चाहिए लेकिन सर्जरी भी नहीं चाहिए, तो उनके कार्य ये प्रोसीजर बढ़िया है। ये इसमें ये चीज़ याद रखना, सबसीरियल फाइब्रॉइड के लिए ये नहीं करेंगे, क्योंकि मानिए नेक्रोसिस हुआ तो नेक्रोसिस हो गया, सबसीरियल आएगा तो वो बाहर तो निकलेगा नहीं, हकीकत में अंदर ही जाएगा, तो इसलिए वो एमरजेंसी क्रिएट कर सकता है। ये मेन जो याद रखना हकीकत में ज़्यादा सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड के लिए ही फायदेमंद है। इसका दूसरा प्रोसीजर जो आता है इसी में एक्सपेरिमेंटल मैनेजमेंट पे, वो एमआरआई गाइडेड फोकस अल्ट्रासाउंड आता है। एमआरआई गाइडेड फोकस अल्ट्रासाउंड में क्या याद रखना, एमआरआई मशीन के अंदर रखा जाता है, उसमें हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासाउंड वेव यूज की जाती है। ये जिसके कारण क्या होता है, वो जो कई बार तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कहाँ एक तरीके से प्रॉपर एमआरआई मशीन यूज करते हैं, तो उसने हाई इंटेंसिटी थर्मल जो अल्ट्रासाउंड वेव जनरेट करी, इसके कारण क्या होता है थर्मल एब्लेशन कर दिया, कॉज के कारण क्या थर्मल से क्या कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो गई और वो बाहर निकल गई। इसमें क्या इस तरीके से याद रखा, बहुत ज़्यादा रेडिएशन एक्सपोजर होगा हकीकत में उसका, और एब्लेशन कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें पहली बात तो कम से कम जो फाइब्रॉइड का साइज़ है वो अच्छा खासा होना चाहिए। पर्टिकुलर को मान लीजिए छोटा छोटा साइज़ है तो प्रॉपर हम शुरुआत में ही कर सकते हैं कि फाइब्रॉइड का साइज़ एक तरीके से ज़्यादा होना चाहिए, और इसके अलावा फाइब्रॉइड की जो अमाउंट, मतलब इस तरीके से याद रखना फाइब्रॉइड का साइज़ छोटा होना चाहिए, मैं उल्टा बोल गया, फाइब्रॉइड का साइज़ छोटा होना चाहिए तभी इस तरीके से आराम से निकल पाएगा। तो तरीके से याद रखना, तो ज़्यादा मात्रा नहीं होनी चाहिए फाइब्रॉइड की, तो फाइब्रॉइड हमारे 5 से ज़्यादा होगी तो ये राजी स्टेक्टमी ही करनी पड़ेगी लगभग, फिर मायोमेक्टमी भी फायदेमंद नहीं रहेगी। और उसके अलावा कोई भी फाइब्रॉइड का साइज 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये टॉपिक था हकीकत में फाइब्रॉइड का ख़त्म हो गया। काफ़ी इजी टॉपिक है, ज़्यादा टॉपिक इजी रहते हैं लेकिन क्वेश्चन करना पड़ जाता है हकीकत में, तो ठीक है आराम से प्रयास करना, हकीकत में कोई ज़्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है।